Hello student, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the exercise solution part of chapter 5 that is periodic classification of elements. ठीक है, इस चैप्टर का जो है डिटेल्ड स्टडी डिटेल्ड वीडियो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव कंप्लीटेड। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के अंदर इन बिटवीन द चैप्टर गिवन होते हैं, दैट आर कॉल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के एंडिंग में जिनको हम एक्सरसाइज बोलते हैं सिंपली, वो सब। ठीक है, तो फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और इससे पहले के जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 81 पे आइए अपने टेक्स्ट बुक में, और वहां पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 81 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्या डॉबेराइनर का जो ट्राइड था वो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उसके किसी कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करता था, करेक्ट? और अगर ऐसा है तो उसको पता कीजिए, कंपेयर करके और उसको पता कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, आपको याद होगा डॉबेराइनर का जो ट्राइड था उसमें तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए थे। उसमें से जो सेकंड एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज वैल्यू था। ठीक है, सो द सेम थिंग एग्जिस्टेड इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव आल्सो। फॉर एग्जांपल लिथियम पोटेशियम, लिथियम के बाद में क्या आता है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में क्या आता है? सोडियम। ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये डॉबेराइनर का ट्राइड था, डॉबेराइनर का ट्राइड था। बट एट द सेम टाइम ये तीनों ही एलिमेंट जो हैं वो आपके न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था उसमें भी प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि यस इट वाज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसी सीरीज में इसी पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। डॉबेराइनर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या कमियां थी? देखिए लिमिटेशंस वर्ड जो होता है उसके जैसा ही और भी वर्ड आपको मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सिंस यू आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम। लिमिटेशंस, कभी कभी लिमिटेशंस को आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीमेरिट्स, sometime it is also called shortcomings। ठीक है, और इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? इसके ड्रॉबैक भी बोलते हैं इसको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्रॉबैक्स यानी ये इतने सारे वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कोई एक का यूज करते हैं कि व्हाट वर द लिमिटेशंस और व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस और व्हाट वर द डीमेरिट्स और शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स इन डॉबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन था क्या ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल था, यस और नो? तो पहली बात तो यही है कि ये सभी एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट थे उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सका। तो पहला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, क्या? कुड नॉट बी अप्लाइड टू all the elements present at that time। उस समय पर जितने भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सभी पर ये अप्लाई नहीं किया जा सका। पहली बात तो ये हो गई, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे जो डॉबेराइनर ने जो ट्राइड बनाए थे वो ट्राइड क्या थे? कंप्लीट सभी एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एलिमेंट्स जिनका बहुत ही कम एटॉमिक मास था या बहुत ज़्यादा हाई मास था उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं था। सो नॉट फिट फॉर दोस एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स के लिए ये फिट नहीं था जिनका एटॉमिक मास या सिंपली मास बोल सकते हैं, दोस not fit for those elements with low
और हाई मास, लो और हाई मास, ऐसे एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए डोबेरेनर जो है, डोबेरेनर ने जो है ये मास को, जो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का जो इम्प्रूव्ड मेथड था, ये था क्या, एक यूज़ किया उन्होंने। और डोबेरेनर का जो ट्राइड था वो डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें पूछा है आपसे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेव्स, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पर, पहला प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर कि कुड नॉट बी अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ए पॉइंट। सेकंड बी पॉइंट, कितने एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम जो एलिमेंट है वहाँ तक ही न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था वो एप्लीकेबल था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उस समय पे अगर आप बात करें तो उस समय पर 56 एलिमेंट्स थे नेचर में, और ये जो एलिमेंट्स थे उन सभी को ये अप्लाई नहीं किया जा सका था, ठीक है। और इसके बाद में न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड के अंदर क्या किया, न्यूलैंड का जो ये टेबल था, पीरियोडिक टेबल तो एक्चुअली हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसने क्या किया कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उनको भी क्या कर दिया, एक जगह पे फिट कर दिया, या एक ही ग्रुप में या एक ही कॉलम में उनको एडजस्ट किया था। तो ये भी उनका क्या था, गलती था, मिस्टेक था। देखिए क्या किया था, एडजस्टेड अनलाइक elements with different properties in the same column, यानी एक ही कॉलम के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को भी उसने रख दिया जो क्या है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, लेकिन उनको भी एडजस्ट कर दिया इन द सेम कॉलम, ठीक है। तो ये एक उनका ड्रॉबैक, उनकी जो लॉ बनाया उन्होंने उसी का एक ये ड्रॉबैक था, ठीक है। देखिए आयरन के बारे में भी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आयरन को जो है जिस जिस कॉलम में रखा गया था, आयरन जो है जिस कॉलम में रखा गया था वो कॉलम बिल्कुल ही डिफरेंट था इसके आयरन के आसपास वाले जो एलिमेंट होते हैं उनके जैसा। फॉर एग्जांपल आयरन की सिमिलरिटी होती है कोबाल्ट और निकेल के साथ, आयरन डज शो सिमिलरिटी विद निकेल, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, निकेल एंड कोबाल्ट, ओके। आयरन जो है वो इनके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, लेकिन बट इट वाज प्लेस्ड इन ए डिफरेंट कॉलम, यानी कि इनको रखना तो किसके साथ में था, किनके साथ में रखना था, इसके साथ में रखना था, लेकिन रखा कहाँ पे, किसी और जगह पे। तो ये भी क्या था, इनका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसका यूज करते हुए आपको ऑक्साइड्स के फॉर्मूले जो है उनको प्रेडिक्ट करना है। कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए, कैल्शियम के लिए, पोटेशियम के लिए, फिर सी फॉर कार्बन के लिए, नेक्स्ट एल्यूमिनियम के लिए, देन सिलिकॉन के लिए एंड देन बेरियम के लिए, ठीक है। इन एलिमेंट्स के जो केमिकल फॉर्मूले हैं ऑक्साइड्स के, वो आपको प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम का जब आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं या ऑक्साइड इसके साथ में जब ऑक्साइड्स का वो होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वन आता है। इन दोनों को आपको क्या बनाना है, एक ऑक्साइड बनाना है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, K2O जैसा बनेगा। इसकी बात करें तो इसके साथ जब ऑक्साइड मिक्स होता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 चार्ज पॉजिटिव मानते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज नेगेटिव मानते हैं, तो ये बनता है Al2O3। सिलिकॉन की बात करें, जैसा कार्बन का होता है वैसा ही इसके साथ में भी होगा, तो इसका +4 होगा, इसका -2 होगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा SiO2। SiO2 सिलिका भी बोलते हैं इसको सिंपली, ठीक है। बेरियम की बात करें, बेरियम के ऊपर 2+ चार्ज, O2 के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, दैट इज वाई इट इज कैंसल्ड, इट बिकम्स बेरियम ऑक्साइड। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा है, न कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन पूछा है। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा कि आपको सिर्फ जो पूछा जाए उसी में फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि आपको पूछा है डिफाइन करने के लिए और आप चले जाते हो उसके एक्सप्लेनेशन में, उससे आपको डबल लॉस होगा। एक तो ये होगा कि आपको मार्क्स तो 1 मार्क्स का अगर मान लीजिए डेफिनेशन पूछा है और आपने उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दिया, इन दैट केस एक्सप्लेनेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, करेक्ट। एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेशन को लिखने में जितना आपने जो थिंकिंग का काम यूज़ किया, प्रोसेसिंग यूज़ किया, प्लस और उसमें जो टाइम कंज्यूम किया वो भी आपका वेस्ट चला जाएगा। सो एग्ज़ाम में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली, कि सॉरी जितना पूछा जाए उतना ही करना है। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलता है सही लिखने से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 85। क्वेश्चन ये है कि बिसाइड्स गैलियम, गैलियम के अलावा विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। यानी क्वेश्चन ये पूछा है कि मेंडलीव ने, आपको याद होगा, कुछ एलिमेंट्स की फोरकास्टिंग की थी कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर दे विल बी डिस्कवर्ड, और उनके लिए उसने क्या किया, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी थी, ठीक है। उनमें से एक एग्जाम्पल आपको बोला है कि गैलियम है। अब आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछा है कि गैलियम के अलावा और कौन सा एलिमेंट था, तो ध्यान रखिएगा 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स यानी कि नाम पूछा है उनका, क्या पूछा है, उनका नाम पूछा है, तो आपको याद रखना है। एक तो था आपका जर्मेनियम और एक था आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल होता है SC। पहले आपको नाम लिखना है इसका स्कैंडियम और इसके बाद ब्रैकेट में इसका सिंबल SC। नेक्स्ट आता है जर्मेनियम, दिस इज जर्मेनियम एंड इट्स सिंबल इज GE, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, व्हाट वर द क्राइटेरिया, क्या मेथड था, क्या बेसिस था और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका बेसिस बोले तो उसका क्राइटेरिया क्या था, मतलब किस बेसिस पे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था। तो आपको याद रखना है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसका जो क्राइटेरिया था वो था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिख देता हूँ, पेज नंबर कौन सा है, 85 का, ठीक है। इसका बेसिस था एटॉमिक मास। बस सिंपल सा आंसर देना, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है, आपको सिर्फ क्राइटेरिया पूछा है, करेक्ट। तो मेंडलीव जो था उसने बहुत सारे जो कंपाउंड्स बना के और उनके बेसिस पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उसने कंपाउंड्स बनाए, फिर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, उसने कंपैरिजन किया, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही उसने क्या किया था, अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। लेकिन मेन क्या था इसके पीछे, एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि why do you think that noble gases are placed in a separate group। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो नोबल गैसेस होती है इनको एक सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया है, आप इसके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज एमपीटी, तो वहाँ पर देखिए जो ग्रुप नंबर 18 है, लास्ट वाला जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 18, उस ग्रुप नंबर 18 को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ओके, और इनको सेपरेट एक अलग से एक ग्रुप नाम दिया गया है दैट इज नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका नेचर होता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, इनर्ट और नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको ही केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा गया है। ठीक है, और एक और इनके साथ में अच्छी बात यह है कि इनकी क्वांटिटी जो है नेचर में बहुत कम होती है, लो क्वांटिटी, नेचर के अंदर इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है। करेक्ट, इनर्ट या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये इनकी जो क्वांटिटी है वो लो होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप, दे आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप। ओके, और उसी ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया है सो दैट वो किसी दूसरे एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको डिस्टर्ब न करे, उसको डिस्टर्ब न करे। नाउ इसके बाद में देखिए पेज नंबर 90, यस, पेज नंबर 90 देखिए, पेज नंबर 90 पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कमियां थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस प्रकार से रिमूव किया, किस प्रकार से रिमूव किया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 90। देखिए पहली बात तो ये है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के टाइम पे आइसोटॉप्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था, आइसोटॉप्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स। ओके, तो अगर मेंडलीव्स के टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे अगर आइसोटॉप्स डिस्कवर हो जाते तो फिर क्या होता, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए अलग अलग जगह मिलती। सो दैट वाज ए टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेसिस है एटॉमिक नंबर, और जितने भी जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका सभी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। करेक्ट, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये ऑल्दो डिस्कवर नहीं किए गए थे, लेकिन अगर हो जाते तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक और ड्रॉबैक बन जाता। ठीक है, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, ऑल्दो क्या बोलते हैं इसको, आइसोटॉप्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ Mendeleev's but if they were already present, present को PR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, they would be given separate places in the मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, इन द MPT। ओके, ऐसा क्यों, एज Mendeleev's periodic table was based on atomic mass। ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस थी, दैट इज व्हाई द आइसोटॉप्स कुड गेट सेपरेट प्लेस, बट इन
MPT, no such anomaly is possible. No such anomaly is possible because MPT is based on atomic number. एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पॉइंट कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेसिस है और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सभी आइसोटॉप्स के सेम होते हैं, करेक्ट। तो इसलिए वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो उसने एटॉमिक मास का जो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर जो फॉलो करने के लिए बोला था उसको उसने खुद ही क्या किया, वायलेट किया था। तो ये प्रॉब्लम भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव कर दी गई, ठीक है। The problem of sequence का मतलब क्या है कि पहले कौन आना चाहिए था, आयरन, कोबाल्ट और निकल के अंदर बात हुई थी इसी। द प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल was rectified in the MPT। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें और क्या प्रॉब्लम थी जो उसमें थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में लेकिन वो इसमें नहीं थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एनोमली जो है उसकी बेसिस पे क्या किया उसने, जो ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे बेसिस है, ये तो हमें पता है। और ये जो है इसी की वजह से जो एनोमली जो थी जो कुछ एलिमेंट से रिलेटेड थी वो रिमूव की गई थी, ठीक है। सिंस MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन atomic number that is capital Z, since MPT is based on atomic number capital Z which could remove the anomaly of certain pairs of elements, ये कौन कौन से एलिमेंट्स के पेयर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था यहाँ पर निकेल और कोबाल्ट का, ये क्या है, एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे और इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू में देखिए पूछा है आपको कि दो एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनसे आप उम्मीद करते हैं उनकी केमिकल जो रिएक्शंस है किसके जैसी होगी, वो मैग्नीशियम के जैसी होगी। यानी ऐसे दो एलिमेंट्स बताइए जिनका केमिकल बिहेवियर मैग्नीशियम के जैसा होगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम के जैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर अगर हमें चाहिए, केमिकल बिहेवियर अगर हम चाहिए, तो जैसा मैग्नीशियम के पास उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, सेम वैसा होना चाहिए और कोई एलिमेंट जिसको आपको इसके लिए आंसर सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैग्नीशियम का जो ग्रुप है, मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप है उसके कोई भी दो एलिमेंट के आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं सभी के नाम लिख रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख देना है। बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम आता ही है उसी ग्रुप में, फिर आता है आपका कैल्शियम, फिर आता है आपका स्ट्रोंशियम, फिर आता है आपका बेरियम और लास्ट में आता है आपका आर वाला कौन सा है, रेडियम, ठीक है। आर वाला कौन सा है, रेडियम। ये एग्जांपल्स हैं जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कारण क्या है, इसका बेसिस क्या है, बेसिस यहाँ पर ये है कि इनके सभी में आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको रीजन भी बताना है, द नंबर ऑफ
मैं सिंपली बोल देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, for all these elements, correct. So this was the basis of this periodic table, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी पेज नंबर पे पूछा है कि तीन एलिमेंट्स जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में, तीन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, और इसमें बोला है आपसे कि ऐसे तीन एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जरूर फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप के सभी मेंबर्स आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम, ये है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे इनमें से कोई भी दो लिख दीजिए, ठीक है। मैंने लिख दिया बेरिलियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है, तीन एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें तीन होते हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रुप नंबर 18 या ग्रुप नंबर 0 मेंबर्स के नाम। तो इसमें आ जाएगा आपका हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, कौन से ग्रुप में कौन सा मेंबर है ये सब, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं भी नहीं जानता, और आप लोग तो खैर कैसे जानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आर मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब आप इनका रिएक्टिविटी वाटर के साथ में करते हैं या इनकी रिएक्शंस वाटर के साथ कराते हैं तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है? तो आंसर क्या आएगा, यस। इनकी एक सिमिलरिटी ये है कि इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज वाई एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो क्या कर लेते हैं, अपनी एनर्जी जो है उसको कम करते हैं। पहले अनस्टेबल होते हैं और फिर स्टेबल हो जाते हैं। सो दे रिलीज व्हाट यू कॉल दैट वाटर, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस विद रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और इनको एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एल्कली मेटल्स। क्वेश्चन नंबर बी देखिए 4th का, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। हीलियम और नियोन की कंपैरिजन की बात कर रहा है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। देखिए हीलियम और इनकी अगर बात करें तो दोनों में ही क्या होता है, दोनों ही हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि दे आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 0 ग्रुप जो होता है या ग्रुप नंबर 18 जो होता है उसके मेंबर्स होते हैं। और ग्रुप नंबर 18 या 0 के जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक स्पेशल बात क्या है कि वो केमिकल बिहेवियर नेग्लिजिबल होता है उनका, या केमिकल रिएक्टिविटी उनकी बहुत ही कम होती है बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो पूरा कंप्लीट फिल्ड होता है, दैट इज वाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 5, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई या आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपसे कि 1 से लेके 10 एलिमेंट्स जो हैं 1 to 10 एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने एलिमेंट्स हैं जो मेटल है।
अब आपको ये कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो ये है कि आपको एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ तक की बात कर रहा है ये। हाइड्रोजन नहीं है, मेटल नहीं है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, मेटल नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यस लिथियम मेटल है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम भी मेटल है। बोरोन मेटल नहीं है। कार्बन मेटल नहीं है। नाइट्रोजन मेटल नहीं है। ऑक्सीजन मेटल नहीं है। फ्लोरीन मेटल नहीं है एंड नियोन। तो आउट ऑफ 10 ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर विच आर मेटल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय कंसीडरिंग देयर positions in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics? यानी यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। देखिए पहले आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कीजिए आप। अरेंज किस सेंस में करना है अपने को कि इनका कौन सा ग्रुप है और इनका कौन सा पीरियड है, ठीक है। तो देखिए बेरिलियम की बात कर रहा है, ये रहा यहाँ पर बेरिलियम। अब बेरिलियम वाले पीरियड का कोई मेंबर है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और सिलेनियम है, ठीक है। इसके बाद में बेरिलियम के बाद में आता है बोरोन। बेरिलियम के बाद में क्या आता है? बोरोन। और बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है बिना इलायची गरम इंडियन टी, ये आता है ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको दिया हुआ है जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलीनियम, ठीक है। जर्मेनियम कहाँ आएगा? कार्बन का सी गए, ठीक है, यहाँ पर आएगा जर्मेनियम। और सिलेनियम कहाँ आएगा? सिलेनियम आएगा ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट साइड में जब आप जाते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर बोल दो या मेटालिक प्रॉपर्टी बोल दो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी सही होगा, क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब एक पीरियड की बात होगी, अब एक ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू डाउन या डाउन द ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सिंपली। तो उसमें आपको याद रखना है मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू इन टेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि चैप्टर के बीच में दिए होते हैं। सो ये था पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।